ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 21वीं सदी से 1000 साल पीछे पास्ट में पहुंच जाती है। ये कहानी एक बदनसीब राजकुमार की है जिसे उसकी मां ने ही धिक्कार दिया। अब कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़े उदास मन से बैठी होती है और नींबू पानी के चुस्कियां ले रही होती है। पास ही में बैठा एक भिखारी बोतल पर नजर गड़ाए बैठा था। लड़की भिखारी को भी नींबू पानी पीने को दे देती है और अपना दुखड़ा सुनाने लगती है कैसे इसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर इसके सारे पैसे चोरी कर भाग गए हैं, साथ ही इसके सर पर बहुत सारा कर्ज छोड़ गए हैं जिसके लिए कर्जदार इसे परेशान कर रहे हैं। वो बोलती है कि काश ऐसा हो जाए कि मैं 1000 साल के लिए सो जाऊं या किसी दूसरी दुनिया में गायब हो जाऊं, जिस पर वो भिखारी उससे कहता है कि ऐसा तो तभी संभव है जब तुम मर के वापस से जिंदा हो जाओ, और फिर वो सो जाता है। इसके बाद ये लड़की देखती है कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। वो पहले तो हिचकिचाती है पर फिर बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। बच्चे के पिता भी ये देख लेते हैं और नाव लेकर पहुंच जाते हैं। बच्चा तो बचा लिया जाता है पर जैसे ही वो खुद निकलने को हाथ बढ़ाती है उसी समय सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है और वो किसी अज्ञात शक्ति के कारण पानी के अंदर ही खींची चली जाती है। सूर्य ग्रहण के बढ़ने के साथ साथ लड़की और भी गहराई में चली जा रही थी। कहानी अब 1000 साल पीछे जाती है जहां भी ऐसा ही सूर्य ग्रहण हो रहा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम अपनी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। तो अब ये कहानी 941 ईस्वी के गोरियो देश की चलेगी जिसके फर्स्ट राजा है किंग तेजो, जिनके 25 बेटे थे पर हमारी कहानी में केवल 8 की जरूरत है। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम है वांग मू जो कि क्राउन प्रिंस भी है और राजा अपने बाद इसे ही सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। इसके बाद आता है वांग यो जो कि थर्ड प्रिंस है। ये बहुत कपटी और सिंहासन का लालची है और अपनी मां के साथ मिलकर हमेशा क्राउन प्रिंस को मारने का षड्यंत्र करता रहता है। इसके बाद वांग वुक जो कि 8th प्रिंस है, ये सबसे समझदार और सुलझा हुआ था। इसे थ्रोन का कोई लालच नहीं था। वांग वॉन जो कि 9th प्रिंस है, ये बड़ा मक्कार और मौका फरस्त किस्म का है। इसे जिधर फायदा दिखता है उस ओर ही पलट जाता है। फिलहाल वो 3rd प्रिंस की साइड था। वांग यून जो कि 10th प्रिंस है, काफी भोला भाला होता है और इसे भी थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बेका जो 13th प्रिंस था उसे आर्ट्स एंड म्यूजिक में इंटरेस्ट था। 14th प्रिंस वांगजुन को फाइटिंग में इंटरेस्ट था और इन्हें भी राजा बनने का कोई शौक नहीं था, पर इसे ना चाहते हुए भी 3rd प्रिंस की मदद करनी पड़ती थी क्योंकि ये दोनों सगे भाई थे। अब वांगसू जो कि 4th प्रिंस है और हमारा मेन कैरेक्टर भी है, ये 3rd प्रिंस और 14th प्रिंस का सगा भाई है। वांगसू हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क पहनता है जिसके पीछे का कारण ये है जब वो छोटा था तब उसकी मां ने अपने सबसे बड़े बेटे को खो दिया था, पर उसी दौरान किंग तेजो दूसरी शादी करने जा रहा था ताकि उसकी नई फैमिली उसके राज्य को बचाने में मदद कर सके। रानी इसके खिलाफ थी। वो राजा को रोकने की कोशिश करती है पर ना मानने पर वो वांगसू के गले पर चाकू रख कहती है कि अगर आप शादी के लिए गए तो मैं इस बेटे को भी मार दूंगी। किंग तेजो जब वांगसू को बचाने के लिए चाकू छीनने की कोशिश करता है तब इसी झड़प में वांगसू के आंख के पास गहरी चोट लग जाती है और उसके चेहरे पर एक निशान रह जाता है। इस निशान के कारण वांगसू को अशुभ मानते हुए किंग तेजो उसे शिंजू राज्य को गोद दे देते हैं जहां उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता था। एक बार वो लोग वांगसू को भेड़ियों से भरे जंगल में मरने के लिए भेज देते हैं पर इसके उलट वांगसू सारे भेड़ियों को मारकर जंगल में आग लगा देता है। ऐसी परिस्थिति में बड़े होने के कारण वांगसू बहुत खूंखार और बेरहम बन गया था। उसके लिए किसी को भी मारना बाएं हाथ का खेल था। सब लोग उसके नाम से थर थर कांपते थे। इधर हम देखते हैं कि सारे प्रिंस शाही पूल में नहा रहे होते हैं। तभी 10th प्रिंस बोलता है कि मैंने सुना है कि 4th प्रिंस वांगसू ने अकेले ही अपने शिंजू वाले परिवार और उनके सैनिकों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है, जिस पर 14th प्रिंस जुन कहता है कि ये सब सिर्फ अफवाह है, कोई अकेले कैसे इतने लोगों को मार सकता है, उसने तो कभी लड़ाई की ट्रेनिंग ही नहीं ली है। इन सब की बातें सुनकर 3rd प्रिंस कहता है कि हमें 4th प्रिंस वांगसू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो बस यहाँ रिचुअल के समय आएगा और उसके पूरा होते ही उसे वापस शिंजू भेज दिया जाएगा। अब बाहर वाले तालाब से एक लड़की निकलती है जिसका चेहरा सेम उसी लड़की की तरह था जिसे हमने पहले डूबते देखा था। तभी यूनिस से टकराता है। आश्चर्य के कारण दोनों ही चीख पड़ते हैं। सभी प्रिंस इसे देख चौंक जाते हैं क्योंकि यहाँ दूसरों का आना मना था। अब जब तक वो पकड़ी जाती तब तक ये दासी इस लड़की को लेकर बाहर भाग आती है, पर शायद 8th प्रिंस ने इसे पहचान लिया है। अब ये दासी इसे हेसू के नाम से पुकार रही होती है और बताती है कि वो इस समय गोरियो देश के सबसे बड़े धोबी घाट पर है। हेसू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है कि वो मरकर दूसरी दुनिया में पहुंच गई है और फिर वो चक्कर खा बेहोश हो जाती है। अब इधर 4th प्रिंस वांगसू रिचुअल के लिए गोरियो देश के राजमहल पहुंचता है। उसे छोड़ने आए लोग उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि रिचुअल खत्म होते ही वो शिंजू चला जाए और यहाँ ढंग से व्यवहार करे।
पैलेस के अंदर पहुंचते ही गुस्से से तप रहा वांग सू अपनी तलवार निकालता है और उस घोड़े को निपटा देता है जिस पर बैठ वो शिंजू से यहाँ आया था। ये देख महल के सैनिकों के फेफड़े सूख जाते हैं। वांग सू इस बार वापस जाने को नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहाँ रहने का मन बनाकर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेसू को होश आ जाता है जिसके सामने एक महिला होती है जिसका नाम म्योंगी होता है और ये एक प्रिंस की वाइफ है। महिला हेसू को बताती है कि तुम मेरी कजन हो। इसके बाद हेसू को रियलाइज होता है कि वो टाइम ट्रैवल कर इसकी बॉडी में आ गई है। हेसू की अजीब हरकतों से इन सब को लगता है कि इसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद हम किंग तेजो का दरबार देखते हैं जहां क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश करने वाले को ढूंढने की चर्चा चल रही होती है। तभी एक मंत्री बोलता है कि महाराज क्राउन प्रिंस राजा बनने के लायक ही नहीं है, आपको उन्हें उनके पद से हटा देना चाहिए। जिस पर राजा सख्ती से पूछता है कि अगर कोई भी प्रिंस राजा बनना चाहता है तो सामने आए। ये सुन सभी प्रिंस राजा के आगे घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम में से किसी को भी राजा बनने की चाह नहीं है और आपका फैसला ही हमें मंजूर है। ना चाहते हुए भी थर्ड प्रिंस को बाकी प्रिंस के साथ देना पड़ता है। इधर फोर्थ प्रिंस वांग सू अपनी मां से मिलने जाता है पर उसकी मां उससे मिलने से इनकार कर देती है। इधर हेसू ने घबरा कर खुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 21st सेंचुरी से यहाँ कैसे आ गई और वो वापस कैसे जाएगी। इधर बाहर म्योंगी और दासी दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां एथ प्रिंस वांग वोक आ जाता है। म्योंगी उसे बताती है कि हेसू पानी में गिर गई थी और 2 घंटे तक बाहर नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसकी सांसें रुक गई है पर वो वापस होश में आ गई, लेकिन पिछला सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि अपना नाम भी। अब वांग वोक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो हेसू को कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लाया था, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा भरोसा करो। हेसू भी इसकी बात मान लेती है क्योंकि वो जीना चाहती है, चाहे वो किसी दूसरे की बॉडी ही क्यों न हो। अब हेसू रायोंग की मदद से यहाँ के बारे में सब कुछ जानना शुरू कर देती है। इसके बाद हम इस आदमी को देखते हैं जिसका नाम जीमोंग होता है और इसकी शक्ल उस भिखारी से मिलती थी जिसे हमने पहले देखा था। ये इस देश का एस्ट्रोनॉमर होता है। अब सारे प्रिंस इससे मिलने आते हैं और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तभी उसमें से एक राजकुमार कहता है कि वांग सू को महल लौटे काफी समय हो गया है पर अब तक वो हम में से किसी से भी मिलने नहीं आया। तभी जुन कहता है कि सारे सैनिक सदमे में है क्योंकि वांग सू ने आते ही घोड़े को मार दिया जिस पर बैठ वो यहाँ आया था। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही वांग सू वहां आ जाता है जिसे देख सारे राजकुमार की सांसें अटक जाती है और ये डर के मारे कांपने लगते हैं। इधर हेसू रायोंग के साथ घूम रही होती है। तभी वो एथ प्रिंस और म्योंगी को साथ में देखती है। हेसू पूछती है कि एथ प्रिंस कैसे इंसान है। तब रायोंग बताती है कि वो बहुत सुलझे किस्म के हैं, साथ ही वो अपनी बीमार पत्नी का भी ख्याल रखते हैं। हेसू उन्हें देख ही रही होती है तभी वहां प्रिंसेस यूनहुआ आ जाती है जो एथ प्रिंस की छोटी बहन है पर स्वभाव से काफी कुटिल थी। यूनहुआ अपने भैया भाभी को घूर के देखने के कारण हेसू को सुनाने लगती है। हेसू भी बिना जाने कि वो राजकुमारी है उसे उल्टा जवाब देने लगती है। इन दोनों की बहस सुन एथ प्रिंस वहां आ जाता है जिसे देख दोनों चुप हो जाते हैं। अब एथ प्रिंस हेसू को लाइब्रेरी ले जाकर समझाता है कि भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई हो पर फिर भी तुम्हें राज परिवार के लोगों से अच्छे से व्यवहार करना आना चाहिए। वो कहता है कि सालों पहले मेरी पत्नी तुम्हें अपने साथ यहाँ लाई थी, इसलिए मेरा फर्ज है तुम्हारा ध्यान रखना, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव भेज दूंगा। जिस पर हेसू कहती है कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी और यहीं रहकर लोगों में अपनी अलग जगह बनाएगी। अब एथ प्रिंस कहता है तुम्हारी हरकतें बात करने का तरीका पहले से बिल्कुल अलग है, जैसे कि तुम कोई अलग ही इंसान हो। वो आगे कहता है कि तुम जो भी करो बस इतना ध्यान रखना कि उससे तुम्हारी बहन यानी मेरी पत्नी और परेशान न हो, और फिर उसे जाने को कहता है। इधर जीमोंग फोर्थ प्रिंस वांग सू से मिलता है और इसे क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश करने वाले को ढूंढने को कहता है पर वांग सू इसके लिए मना कर देता है। पर तभी क्राउन प्रिंस वहां आ जाते हैं जिसकी बात को वो टाल नहीं पाता और मान जाता है। इधर ये लोग रिचुअल की तैयारी कर रहे होते हैं जिसमें प्रिंसेस यूनहुआ हेसू को ग्लू बनाने का काम देती है। ग्लू बनाते बनाते हेसू की कमर अकड़ जाती है जिसके लिए वो एक्सरसाइज करने लगती है। इसकी अतरंगी हरकत देख एथ प्रिंस हैरान रह जाता है। अब हेसू काम कर काफी तक जाती है तभी उसकी नजर जीमोंग पर पड़ती है जिसकी शक्ल उस भिखारी से मिलती थी। हेसू इसके पीछे जाती पर वो इसे नहीं मिलता। तभी वहां वांग सू आ रहा होता है जिसे देख भगदड़ मच जाती है।
इसी बीच धक्का लगने से हेसु गिरने ही वाली होती है कि वांग सू उसे पकड़ लेता है और अपने घोड़े पर बिठा लेता है, पर थोड़े ही आगे जाते ही वो उसे धक्का दे नीचे गिरा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।